वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस का ऑफिशियल चैनल पे मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सीडीपी पढ़ रहे थे, हमने प्रेरणा पढ़ा था, मोटिवेशन, उसका विकास एवं वृद्धि पढ़ा। फिर बाद में हमने मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा। सारे चीज़ों को विस्तृत तरीके से, जो डाउट थे, जो कन्फ्यूजन थे, उसे भी हमने एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया कि जो मनोविज्ञान के जनक को लेकर डाउट होता है। उसके बाद संप्रदाय को पढ़ा, जहाँ हमने ये जाना कि किस संप्रदाय में कौन से मनोवैज्ञानिक होते हैं और हर संप्रदाय का नाम उनकी किस सोच की वजह से वो संप्रदाय एक दूसरे से भिन्न थे। उन चीजों को पढ़ने के बाद हमने थिंकिंग पढ़ा था, चिंतन, जो कि एक बहुत ही विशिष्ट गुण होता है, बहुत ही विशेष गुण होता है। और चूंकि थिंकिंग, चिंतन का गुण हर व्यक्ति के अंदर देना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो चिंतन के बारे में हमने पढ़ा था कि बहुत ही अच्छी चीजें होती है जो कि हर बच्चे के अंदर विकसित करना ही चाहिए। तो चिंतन के बारे में पढ़ने के बाद हमने जो अगली चीज पढ़ने वाले हैं, वो अगला चीज हो रहा है व्यक्तिक विभिन्नताएं। हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है व्यक्तिक विभिन्नताएं, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यूपी टेट की परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप एक भावी शिक्षक बनने वाले हैं, एक भविष्य के शिक्षक हैं आप सभी लोग। तो जाहिर बात है, एक भविष्य के शिक्षक होने के नाते तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि जो अपराध और जो धोखा आपके साथ हुआ, जो धोखाएं आपके साथ हुई, आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो धोखा, वो सारी चीजें आप बच्चों के साथ भी करें। तो जाहिर बात है कि ठीक है, मैंने माना कि चलिए आपके साथ धोखा हुआ, पढ़ाने का विधि गलत रहा होगा, जो भी। लेकिन अब आप जब भावी शिक्षक बनने वाले हैं और कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षाएं होती है, वो बुनियादी शिक्षा होती है, वहीं पे बच्चों की नींव खड़ी की जाती है, जहां से कोई बच्चे आगे चल के एक अच्छे विद्यार्थी बन पाते हैं, उनकी सोच विकसित हो पाती है, सृजनशील बन पाते हैं। तो जाहिर बात है, बुनियाद खड़ा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और एक शिक्षक के तौर पे आप आज सीखेंगे कि व्यक्ति विभिन्नताएं जो आप पढ़ते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, आखिर उसकी वजह क्या है, चीजें क्या होती हैं, किस तरीके से होती है, और उसका यूज क्या है। कि हम जानते तो हैं कि सभी लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी इस बात को जानते हुए भी लोग कहाँ गलतियां करते हैं। मतलब शर्मा जी देखते हैं कि वर्मा जी का लड़का 90% आया, तो शर्मा जी अपने लड़के को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो यही तो बात है कि शर्मा जी एक बात जानते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, पर जब बच्चे की बात आई कि उसका 90% है, तो उनको लगता है मेरे बच्चे को 90%। अरे क्यों 90% आएगा? जब आप इस बात को जानते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है किसी न किसी तरीके से, तो जाहिर बात आपका बच्चा भी वर्मा जी के बच्चे से अलग ही होगा ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं व्यक्ति विभिन्नताओं के अंदर, कि कैसे कोई एक दूसरे से अलग होता है और इस चीज का यूज कैसे शिक्षण के अंदर किया जाता है, और कहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि इस चीज में जब आप जरा सी चूक करते हैं, व्यक्ति विभिन्नताओं को लेते हुए यदि आप जरा सी चूक करेंगे, तो समझ लीजिए उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे आज व्यक्ति विभिन्नता के अंदर अच्छे तरीके से। तो ठीक है, हम चलते हैं व्यक्ति विभिन्नताओं को। और जैसा कि मैंने बताया था कि ऑफलाइन क्लास के में कितने बच्चे पास, इसका काउंटिंग चल रहा था। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे ऑफलाइन क्लास में एक सीटेड में कौन कौन से रॉय क्लासेस के सीटेड बैच, कौन से दिसंबर 2022 में एग्जाम में उतरे अभ्यर्थी। अभी तक जो काउंटिंग हुआ था कुल 29 बच्चे थे, लेकिन ये पीवीटी बनने के बाद 2 बच्चे इसमें और बढ़ जाते हैं 30 और 31 नंबर पे। एक एक विद्यार्थी का नाम सर मोनी है ना सर? हाँ मोनी, और एक विद्यार्थी का नाम है जो ध्यान नहीं आ रहा है। इसमें कम से कम अभी तक 31 बच्चे हो चुके हैं, क्योंकि अभी काउंटिंग होगा। अभी कुछ बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पाया था, कुछ बच्चे कॉल नहीं कर पाए थे, कोई कहीं बिजी था, क्योंकि जाहिर बात है इस समय बहुत से बच्चों की शादियां भी हो जाती हैं, बच्चियों की वो चली जाती हैं, तो और बच्चों की नहीं। लेकिन जितने अभी तक हमारे पास आए कुल 31 विद्यार्थियों का हो चुका है। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि एक बैच में जब देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का जब आप सिलेक्शन दे देते हैं तो बहुत ही खुशी की बात होती है। और देखिए कि यदि स्टूडेंट क्वालिफाई जो किए थे, हमारा जब सीटेट 2000 दिसंबर 2021 का जो बैच था, सीटेट के दिसंबर 2021 जो इसके पहले हुआ था, वो जब हमारा पहला बैच, हमारे कोचिंग का जो पहला बैच चला था सीटेट का, उसमें कुल 21 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। लगभग सब के सब विद्यार्थी क्या हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें 2 या 3 विद्यार्थी बचे हुए थे। यूपी टेट जब 2021 हुआ तो उसमें फिर सारे मिला के 23 विद्यार्थी क्या हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे। और इस बार जब सीटेट दिसंबर 2022 का पेपर आया, तो इसमें कुल मिला के जो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी थे कुल कितने हो गए हैं, 31 प्लस। इसमें टोटल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 31 प्लस। तो ये हमारा अब तक के कोचिंग में चले हुए बैच का है क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड रहा है। लगभग 95 से लेकर 98% तक का सक्सेस रेट जो है इस तरीके से दिया जाना था। और यदि बोला जाए तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों ने क्रेडिट टीचर को दिया, लेकिन यदि मैं बता पाऊं तो इस सभी के पीछे जो सबसे बड़ा क्रेडिट यदि मैं देना चाहूंगा
तो रॉय क्लासेस की जो संस्थापक है रॉय सर का है, जो कि मेरे गुरु भी हैं, जिनसे मैंने पढ़ा है सारी चीज़ें, जो कि मेरे गुरु भी हैं। और उन्होंने मुझे ये कार्यभार दिया था पढ़ाने का। बोलते हैं कि शुरू मुझे लगा था कि शायद ही मैं इसे अच्छे तरीके से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, साइकोलॉजी पढ़ा पाऊंगा कि नहीं। पर बोलते हैं ना कि गुरु अपने शिष्य के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को बहुत अच्छी तरीके से देख लेता है, और शायद उन्होंने भी देखा और मुझे इस कार्यभार को दिया। उन्होंने बोला निसंकोच होकर आप पढ़ाइए, आपसे जो भी होगा। और उन्होंने हर जगह साथ दिया, मार्गदर्शन दिया। और उनका एक ही बात कहना था कि कोई भी बच्चा, चाहे फीस की वजह से हो या किसी भी वजह से, उसकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए और हर बच्चे का आपको सिलेक्शन करवाना है। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ मैं और मेरी साथ की जो टीम थी वो पूरी तरह लगे रहे। और उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया हमें कि आप बस लगे रहिए, जो भी कमी होगी परेशानी होगी हमें बताइए, हम दूर करेंगे। तो इस सब के पीछे यदि देखा जाए तो एक व्यक्ति थे जो कि रॉय सर थे, वीके रॉय सर, जो कि रॉय क्लासेस चलाते हैं। और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उन्हीं की वजह से है। तो जो रॉय क्लासेस चलाते हैं चंदौली के मुगल सराय शहर के अंतर्गत, और जो कि इस समय के यहाँ की इस जिले की सबसे टॉप नंबर 1 कोचिंग है। और इसके लिए आप एक बार आइए, कोचिंग डेमो लीजिए, पढ़िए और फिर देखिए और फिर संतुष्ट होइए। बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करके देखिए। और ये जो रिजल्ट है आज, ये सारे रिजल्ट बता रहे हैं कि किस तरह बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। और जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ऐसी तीर नहीं कि जो एक गुरु दिया हो। इसमें जो एक एक बच्चों ने पास किया है, वो पेपर के अंत तक जिस तरीके से लगे रहे, उनका मेहनत बहुत ही शानदार था। मतलब देखने लायक बात थी कि इसमें से एक एक बच्चे चाहे कहीं भी चले गए हों, कुछ बच्चियों की शादी विवाह भी हो गई थी, वो कॉल पे सर नोट्स भेज दीजिए, कोई डाउट होता था क्वेश्चन पूछना। कुछ बच्चे ऐसे थे जो इनका पेपर यदि 24 जनवरी को तो 23 जनवरी को आते थे। एक एक दो दो बच्चे जो कि 23 जनवरी को प्रैक्टिस सेट करते थे, बैठ के सोच के देख सकते हैं कि 24 को पेपर और 23 को प्रैक्टिस सेट करके वो सोल्यूशन लेते थे, जहाँ कंफ्यूजन होता है उससे दूर करते थे। तो जाहिर बात है कि जो क्रेडिट एक टीचर जाने उससे ज्यादा क्रेडिट इसमें बच्चों की थी। तो उन्होंने जो लगन दिखाई, जो मेहनत दिखाई, इन बच्चों ने बहुत ही काबिल तारीफ थी। और जाहिर बात है मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा कि इतने बच्चों के सिलेक्शन की बात होती क्रेडिट है, तो मैं उस बात को भी रखना चाहूँगा कि मेरे अभी 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं, जाहिर सी बात है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इस बैच में। और जाहिर सी बात है कि यदि हर सेलेक्टेड बच्चों का क्रेडिट मेरा है, तो फिर हर जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनकी भी जिम्मेदारी मैं ही लूँगा। और मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, खास तरीके पे इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैं उन सभी के पास यही बात पहचाना चाहूँगा, जो मेरे 3-4 बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कि आप लोग की जो मेहनत थी, लगन थी, उसे मैंने देखा था। मैं जानता हूं कि आप लोग मेहनती हैं, लगन है, इसलिए उदास और हताश बिल्कुल नहीं होना है। मैंने पहले भी बोला था अपने बैच में, यदि आपको सफलता पानी है तो हार जीत पास फेल छोड़िए, ढीठ बनना सीखिए। क्योंकि यदि सफलता पानी तो आपको सबसे पहले ढीठ बनना पड़ेगा। यदि आप, मैंने पहले ही बोला था कि आप पेपर के बाद पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, लेकिन किसी को रोना नहीं है, ढीठ बनना है। और बस एक ही लाइन बोलना है कि कब तक फेल करोगे, एक दिन पास होकर जरूर दिखाएंगे। तो मेरे जो 3-4 बच्चे खासकर मैं उनसे अभी बोलना चाहूँगा, पास जो हुए वो हुए। जो मेरे फेल वाले बच्चे हैं जिनका नहीं निकल पाया है, उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल उदास नहीं होना है। कल भी मैं साथ में था, आज भी मैं साथ में हूँ। रॉय क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ में है। आपको जो भी चाहिए मदद, जिस भी तरीके से चाहिए, आप उसे तुरंत पूछिएगा, तुरंत आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप आइए, बिल्कुल आपके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि पास और फेल कुछ नहीं होता। जो पेपर होता है समझ लीजिए एक जंग की तरह है। यदि आप जीत गए तो विनर कहलाते हैं, और नहीं जीते तो आप वॉरियर कहलाते हैं, एक योद्धा। तो यहाँ पास और फेल और हार और जीत की बात नहीं होती है। बोलते हैं ना कि यदि आपने जीत लिया तब तो पास ही हो जाते हैं, और यदि नहीं तो फिर आप उससे सीखते हैं। तो इस पिछले पेपर से आप सीखिए, अगले पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, पूरी हमारी टीम आपके साथ रहेगी। और जहाँ तक हमारे सर का भी कहना है कि जो भी बच्चे बचे उनका भी सिलेक्शन करवाया जाएगा। और तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपके साथ हमेशा हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं, दृढ़ निश्चय के साथ में। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि खासकर उन बच्चों के लिए, जो बच्चे मेरे 3-4 बच्चे भी बचे हुए हैं, मैं उन्हीं के लिए खासकर ये बात कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल हताश, निराश, उदास नहीं होना है। मैं भी खड़ा हूँ, आप भी खड़े रहिए हमारे साथ, और हम आपको सफलता के पार पहुंचा कर आएंगे। कि रॉय क्लासेस का एक ही लाइन होता है कि सार्थक शिक्षा हर बच्चे का क्या होता है, अधिकार होता है। देखिए, नंबर्स का ऊपर नीचे जाना, हालात ऐसे होते हैं, कभी हो जाते हैं शादी विवाह, कुछ प्रॉब्लम हुई,
क्लासेस नहीं ले पाते तो उसके वजह से हो जाते हैं, तो उस चीज़ को लेके हताश उदास नहीं होते, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप सभी मेहनती थे, आपने मेहनत किया था। मुझे एक एक बच्चे को पता है कि उन्होंने किस लगन के साथ लगे हुए थे। इसलिए आप बिल्कुल मत के, मेरी नज़र में आप सभी पास हैं, क्योंकि मेरे नज़र में आप लोग उसी दिन पास हो गए थे जिस दिन मैंने आपका मेहनत और लगन देखा था। जब मैंने आपको देखा था कि पेपर के एक दिन पहले तक आप लोग जबरदस्ती आते तो कहते सर पढ़ाइए हम लोग पढ़ेंगे। जब आप दोपहर में भी चले आते थे पढ़ने के लिए, ठंडी में भी चले आते थे, आप बिल्कुल एकदम पढ़ने के लिए आतुर रहते थे, बस आप उसी दिन पास हो गए थे। ये तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो आज नहीं तो कल आप पा कर रहेंगे, और ये मेरा निश्चय है और ये मेरा विश्वास है जो मैं आपसे कहता हूँ। तो इसी के साथ मैं सभी को बधाई देता हूँ, और वो बच्चे जो भी बचे हुए हैं उनको बोलता हूँ मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ और बिल्कुल आपके साथ लगा रहूँगा। तो जो भी बच्चे हैं आपके साथ सखी संबंधी हो तो एक बार जरूर कहिए कि रॉय क्लासेस में आए और डेमो लें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करके रखें। तो इसके बाद यदि हम अपने टॉपिक के ऊपर आए तो आज का टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आज का जो टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। बात करें यदि व्यक्ति विभिन्नता का, तो व्यक्ति विभिन्नता की अवधारणा किसने दी? सबसे पहली बात यही उठती है कि इस चीज की अवधारणा दी किसने। तो बात की जाए व्यक्ति विभिन्नता की, तो व्यक्ति विभिन्नता की अवधारणा देने वाले कौन से हैं? फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। और फ्रांसिस गाल्टन जिन्होंने क्या दिया था? व्यक्ति विभिन्नताओं की अवधारणा। मात्रा अपने से लगा लेना है, बोल दिया पहले। तो देखिए फ्रांसिस गाल्टन, देखिए हंसी मजाक हो गया, फ्रांसिस गाल्टन ने क्या दिया था? व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा। और यदि व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में और बातें की जाए, फ्रांसिस गाल्टन को लेकर यदि मैं कुछ बातें बताऊं तो इनसे कई क्वेश्चन आती है। जैसे बुद्धि का सर्वप्रथम अवधारणा किसने दिया? बुद्धि का अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दिया? पर्सनालिटी की अवधारणा किसने दिया? कॉन्सेप्ट, आधुनिक विचार किसने दिया? व्यक्तिक विभिन्नता की किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन। निर्धारण मापनी के जनक कौन है? निर्धारण मापनी के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। सूजनन शास्त्र के जनक कौन है? कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। तो ये सारे हैं जो कि फ्रांसिस गाल्टन के हैं। और भी यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। शास्त्र के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। इनके बारे में यदि आप और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और पॉइंट इनके बारे में। जैव सांख्यिकी का नियम, सांख्यिकी का जैव सांख्यिकी का नियम किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। बुक, एक पुस्तक है, वंशानुगत प्रतिभा। वंशानुगत प्रतिभा, वंशानुगत प्रतिभा। तो वंशानुगत प्रतिभा पुस्तक कौन लिखने वाले? फ्रांसिस गाल्टन। इसी को बोलते हैं हेरिडेटरी जीनियस। हेरिडेटरी जीनियस, वंशानुगत प्रतिभा को ही बोलते हैं, पुस्तक को बोलते हैं हेरिडेटरी जीनियस। तो इसको भी लिखने वाले कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। यदि और बात की जाए तो जुड़वा बच्चों पर पहली बार अध्ययन करने वाले, जुड़वा बच्चों पर पहली बार अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन? फ्रांसिस गाल्टन। सफल और असफल व्यक्ति पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। कुल कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सुनिएगा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आप पहले
ध्यान रखिए, बुद्धि की अवधारणा किसने दी? फ्रांसिस गाल्टन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में पूछ चुका है। व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दी? फ्रांसिस गाल्टन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है पर्सनालिटी के बारे में पहली बार। व्यक्ति विभिन्नता की अवधारणा किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन, ये भी पूछ चुका है एक बार का। निर्धारण मापनी, व्यक्तित्व पर्सनालिटी टेस्ट जब आप पढ़ेंगे व्यक्तित्व परीक्षण, वहां आएगा निर्धारण मापनी से व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। निर्धारण मापनी के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। सूजन शास्त्र के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, ये भी पूछ चुका है पिछले बार वाले पेपर में, पिछले वाले में। जैव सांख्यिकी का नियम किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन, ये भी पूछ चुका है। वंशानुगत प्रतिभा या हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। जैव सांख्यिकी का नियम क्या है? जिसमें आप पढ़े होंगे कि बच्चों को माता पिता का 1/2, दादा दादी का 1/4, परदादा परदादी का 1/8 गुण प्राप्त होता है। इन्होंने बताया कि वंशानुक्रम के तहत बच्चों को जो गुण प्राप्त होते हैं वंशानुक्रम या अनुवांशिकता में जेनेटिकली, तो वो जो गुण प्राप्त होते हैं माता पिता से 1/2 गुण प्राप्त होते हैं, दादा दादी से 1/4 गुण प्राप्त होते हैं, परदादा परदादी से 1/8 गुण प्राप्त होते हैं। तो ये उन्होंने जैव सांख्यिकी का नियम बताया था वंशानुक्रम के अंतर्गत। वंशानुगत प्रतिभा या हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। ये भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको लेवल बढ़ाए तो यहां तक पहुंचेगा ज्यादा से ज्यादा, कि जुड़वा बच्चों पर पहली बार अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन। सफल और सफल व्यक्ति पर पहली बार अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। तो इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे जरूरी चीज क्या है? बुद्धि। अब बुद्धि जैसी जिसकी बुद्धि उसका वैसा पर्सनालिटी, वैसा ही उसका क्या होगा? व्यक्तित्व। जिसकी जैसी बुद्धि होगी वैसी उसका व्यक्तित्व होगा, पर्सनालिटी होगा। और हर व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? अलग अलग। तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिक विभिन्नता। और कैसे मालूम चलेगा कि अलग अलग है? तो उसके लिए क्या करना होगा? व्यक्तित्व का टेस्ट। और टेस्ट किससे करेंगे? निर्धारण मापनी से। तो देखिए आप इससे जोड़ क्या रख सकते हैं? बुद्धि, सबकी बुद्धि अलग अलग, तो बुद्धि की वजह से क्या होता है? व्यक्तित्व। बुद्धि की वजह से क्या होता है? व्यक्तित्व। व्यक्ति मतलब पर्सनालिटी, और सबकी पर्सनालिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो व्यक्तित्व क्या बोलते हैं? उसको विभिन्नता। और जबकि सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है तो उसको जांच करने के लिए कुछ चाहिए ना, कैसे मालूम करेंगे अलग अलग होता है? तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? निर्धारण मापने के लिए। समझ लीजिए सभी के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। सूजन शास्त्र, जैव सांख्यिकी के नियम, वंशानुगत प्रतिभा, सभी के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। अरे आगे चले हम इसके कथन के ऊपर। तो व्यक्ति विभिन्नता के बारे में पहले बात करूं, मैं आपको बताऊं। व्यक्तिक विभिन्नता, वो आप तो समझ गए सारा चीज देने वाले कौन है? विभिन्नता देने वाले फ्रांसिस गाल्टन। आपने सारा उसके बारे में भी लिख लिया। तो देखिए व्यक्ति विभिन्नता कैसे किसे हैं? व्यक्ति विभिन्नता बोलता है कि अरे आसपास देखिए ना, आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। बोलते हैं ना कि हमारे जैसा कोई दूसरा खोज के दिखाओ। कहते ना कि अरे तुमसे अच्छी मिल सकती है या तुमसे बुरी भी मिल सकती है, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जैसा एक व्यक्ति उसके जैसा एग्जैक्ट दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और इसी बात को बोलते हैं व्यक्ति विभिन्नता, कि हर दो व्यक्तियों के बीच कोई ना कोई, चाहे रंग रूप सोच विचार संवेग, चाहे किसी न किसी रूप में एक अंतर होता ही है। तो वही हर दो व्यक्तियों के बीच में किसी न किसी रूप में शारीरिक या मानसिक किसी न किसी रूप में जो अंतर होता है, इसी अंतर को बोला जाता है व्यक्तिक विभिन्नता। के हर दो व्यक्ति किसी न किसी रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी को बोला जाता है व्यक्तिक विभिन्नता। तो देखिए व्यक्ति विभिन्नता का मतलब होता है कि हर एक दो व्यक्ति एक दूसरे से रंग रूप सोच विचार, जिसको आप शॉर्ट में बोलिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। और जाहिर सी बात है आप अपने परिवेश में देखिए, आपके जैसा कोई दूजा नहीं। बोलते हैं ना तुम्हारे जैसा कोई दूजा नहीं, होगा कैसे? जाहिर बात है जब व्यक्ति विभिन्नता है, फ्रांसिस गाल्टन दे ही दिए, तो कोई दूजा तो हो ही नहीं सकता है। जुड़वा बच्चे भी रहेंगे, चेहरे एक समान हो सकते हैं, लेकिन सोच विचार पसंद कहीं ना कहीं उनके अंदर अंतर देखने को मिलेगा। तो उसी बात को बोला जाता है व्यक्तिक विभिन्नता। तो व्यक्ति विभिन्नता के बारे में बात करें, यदि कथन के ऊपर आए तो कुछ वैज्ञानिक थे जिन इनको परिभाषित करते हैं इसको कथन। जैसे एक है स्कीनर महोदय। स्कीनर महोदय ने जो बोला था, स्कीनर महोदय का यदि कथन बोला जाए, व्यक्तिक विभिन्नता में
व्यक्ति का हर वो पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। व्यक्ति विभिन्नता में व्यक्ति का हर वो पहलू आ सकता है जिसका मापन क्या है, संभव है। एक और कथन लेते हैं टाइलर महोदय का। टाइलर महोदय का कथन लेते हैं। अरे टाइलर महोदय का कथन लें तो इन्होंने कहा दो व्यक्ति के बीच अंतर इतने साफ देखे जा सकते हैं इतने साफ होते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता की वैयक्तिक विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। सार्वभौमिक प्रतीत होती है कि दो व्यक्ति के बीच अंतर इतने साफ साफ देखे जा सकते हैं, यहां लिख सकते हैं साफ साफ, इतने साफ साफ होते हैं या इतने साफ साफ देखे जा सकते हैं कि होते हैं कि व्यक्ति विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। एक और कथन लेते हैं जेम्स ड्रेवर का। ड्राइवर नहीं, ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने कहा एक व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से औसतन दूसरे व्यक्ति से जो भी विभिन्नताएं रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। देखिएगा ये करेंगे, एक व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से औसतन दूसरे व्यक्ति से जो भी विभिन्नताएं रखता है उसे व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सुनिएगा आप कथन। स्किनर ने कहा कि व्यक्ति विभिन्नता में, स्किनर ने कहा महोदय ने कि सुनो, व्यक्ति विभिन्नता में व्यक्ति का हर वो पहलू आता है। हर वो पहलू मतलब हर वो पक्ष आ सकता है जिसका क्या संभव है, जिसका क्या संभव है, मापन संभव है। जिसका क्या संभव है, मापन संभव है। टाइलर ने कहा मापन संभव, इसका अर्थ समझिएगा। जाहिर बात है दो लोग के बीच आपको अंतर बताना है तो दोनों की तुलना करना पड़ेगा, और तुलना करने में आपको मापना भी होगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या ये लंबा है लंबाई में, ये उससे लंबाई में कम है। कोई ना कोई अंतर तो बताएंगे ना, और जब अंतर बताएंगे तो आपको दोनों लोग को माप कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तुलना करते समय आपको मापना पड़ेगा। और सोच के देखिए यदि आप मापन ही ना कर पाए तो, जब मापन नहीं कर पाएंगे तो तुलना भी नहीं कर पाएंगे, जब तुलना नहीं कर पाएंगे तो अंतर भी नहीं बता पाएंगे, जब अंतर ही नहीं होगा तो व्यक्ति विभिन्नता होगा ही नहीं। तो इसलिए स्किनर ने सीधे एक लाइन में समेट दिया कि जिस चीज का आप मापन कर सकते हो वो सारी चीजें व्यक्ति विभिन्नताओं में आती है। आप रंग का मापन कर लेंगे कि ये ज्यादा ऐसा ही, इसका रंग ज्यादा चटक है, तो जाहिर बात वहां व्यक्ति विभिन्नता। लंबाई का मापन कर लेते हैं, वहां व्यक्ति विभिन्नता आ जाएगी कि ये ज्यादा लंबा है, ये ज्यादा छोटा है। वजन का मापन कर लेते हैं, वहां व्यक्ति विभिन्नता आ जाएगी। IQ का मापन कर लेते हैं, वहां व्यक्ति विभिन्नता आ जाएगी। चरित्र का कर लेते हैं आपके, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वहां व्यक्ति विभिन्नता उसके जरिए भी आ जाएगी। तो हर वो चीज जिसका आप तुलना कर सकते हैं, एक दूसरे में कंपेयर करके माप सकते हैं, हर वो सारी चीजें व्यक्ति विभिन्नताओं के अंतर्गत आती हैं। और जाहिर बात है अंतर बताना है
दो लोगों के बीच अंतर बताना व्यक्ति भिन्नता है, तो यदि आप जब से मापन ही नहीं करेंगे तब से आप कैसे बताएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तुलना नहीं करेंगे कैसे बताएंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि व्यक्ति भिन्नता में व्यक्ति का हर वो पहलू आ जाता है, आ सकता है जिसका मापन क्या है, संभव है। टायलर, दो व्यक्ति के बीच अंतर इतने साफ साफ होते हैं, आपको पता है कि हर दो व्यक्ति के बीच अंतर बहुत साफ है। किसी दो को खड़े कीजिए, आप झट से 4 अंतर बता देंगे, 10 अंतर खोज निकालेंगे कि दोनों चित्रों में 10 अंतर निकालो, आप तुरंत झट से निकालेंगे। तो टायलर ने कहा कि दो व्यक्ति के बीच अंतर इतने साफ साफ होते हैं कि व्यक्ति विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। मतलब कि टायलर जब निकला रोड पर तो देखा भाई कि इतना साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है, लोगों के बीच ऐसा लगता है कि पूरे सार्वभौमिक मतलब पूरे धरती पे व्यक्ति विभिन्नता फैली हुई है। और जाहिर बात है, धरती पे कहीं भी जाइए हर जगह आपको व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलेगी, कहीं भी जाइए। तो वही टायलर ने बोला कि दो व्यक्ति के बीच अंतर इतना साफ साफ होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति विभिन्नता एकदम सार्वभौमिक है, हर जगह व्यक्ति विभिन्नता फैला हुआ है, चाहे जहां जाइए सब जगह आपको व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलेगी। जेम्स ड्रेबर ने बोला कि एक व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक, कैसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से औसतन एवरेजली जो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, जैसे शारीरिक रूप से लंबाई मेरा किसी से कम हो सकता है, बुद्धि की बात करें किसी की सोचने की समझने की क्षमता मुझसे ज्यादा होगी, मेरा कम होगा, तो वही एवरेजली दूसरे व्यक्ति से जो भी अंतर रखता है उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो देखिए ये कथन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं यूपी टेट के अंतर्गत। अब कथन के बाद जायज बात है, सबसे बड़ा आप लोग को बात उठ जाता है कि सर ट्रिक भी बनाइए। तो देखिए ट्रिक पे आते हैं, आ जाओ। अरे सही है भाई, ट्रिक चाहिए होता है, हम खुद ही रहते तो ट्रिक मांगते, कौन इतना मेहनत कर। ये क्या हो गया, देखिए नर मतलब क्या होता है, मानव या इंसान, जो भी समझिए। तो इन्होंने बोला, देखिए अब मानो नर मतलब होता है मानो या इंसान, और इंसान की आदत है कि हर बात पे वो क्या लगता है, मापने लगता है। क्या मापता है, औकात। देखे होंगे ना, जरा से लड़ाई बाहर निकलो तुम्हारी औकात देख लेते हैं, बाहर निकलो तुम्हारा दम कितना देख लेते हैं, कुछ भी हुआ नहीं देखते हैं तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना अमीर तुम बनते हो, बड़ा तुम्हारा चाचा विधायक है तो बड़ा ताकतवर बन रहे हो, हम भी देख लेंगे कितना है। मतलब जरा सी थोड़ी भी कोई बात हुई नहीं कि सामने वाले को मापना ऊपर से नीचे शुरू कर देगा। वो धन दौलत बुद्धि पावर हर एक चीज में मापना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और ये फितरत किसके अंदर देखने को मिलती है, मानव के अंदर। नर मतलब मानव, मानव का काम क्या है, हर चीज को मापने लगना, हर कोई भी चीज बात है उसको क्या करता है, मापता है। टाइलर से समझिए क्या, टाइल्स समझते हैं ना, जो जमीन पे बिछा होता है टाइल्स बहुत ही क्या देखने मिलता है। जैसे आप जाते हैं, पहले हम गांव घर में रहते थे, पहली बार जब टाइल्स देखे तो बहुत ही क्या लगता था, टाइल्स साफ साफ, ज्यादा देखते थे बड़ा साफ साफ चिकना चिकना, फर्श से भी ज्यादा है। तो टाइल्स क्या होता है, बिल्कुल साफ साफ, और ऐसा लगता है कि हर जगह बिल्कुल एक जैसा। देखते हो जब टाइल्स बनाता है एक जैसा पूरी डिजाइनिंग होती है, जैसे इस पे वैसे उस पे वैसे इस पे। तो टाइल्स बहुत ही साफ साफ होता है, और प्रतीत कैसा होता है, बड़ा ही सार्वभौमिक लगता है, हर जगह एक जैसा फैला हुआ है। तो वही टाइलर से मतलब समझेंगे, टाइल्स होता है साफ साफ और सार्वभौमिक, मतलब हर जगह पूरे जमीन पे एक जैसा टाइल्स फैला होता है। आगे देखिए जेम्स ड्राइवर से समझिए ड्राइवर, और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए उसे शारीरिक रूप से भी सही होना चाहिए और मानसिक रूप से कितना भी अच्छा रहे, लेकिन शारीरिक रूप से सही नहीं रहेगा तो ब्रेक कैसे लगाएगा, हाथ है कटा हुआ, मानसिक रूप से कितना भी अच्छा रहेगा चलाएगा कैसे। और मान लीजिए शारीरिक रूप से बहुत अच्छा, सब हाथ पैर काम कर रहा, लेकिन मानसिक रूप से सही नहीं तो सीधा ले आकर कुदा देगा गंगा नदी में। तो देखिए ड्राइवर को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सही होना क्या है, जरूरी है। तो देखिए जेम्स ड्राइवर मतलब ड्राइवर को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सही होना जरूरी है। टाइलर का मतलब टाइल्स होता है साफ साफ और प्रतीत कैसा होता है, देखने बड़ा ही सार्वभौमिक एक जैसा फैला होता है। स्किनर नर मतलब मानव हमेशा दूसरे क्या मापता है, औकात मापने का काम करता है, हर चीज में क्या करता है, मापने लगता है। सामान खरीदेगा तब मापेगा, लड़ जाएगा तब मापेगा, पैसा देख लेगा तब मापेगा, पावर में मापने लगेगा, हर चीज में क्या करता है, इंसान से मापने का काम करता है। इस तरीके से आपके ट्रिक भी हो गए। अब बता दिया करो ट्रिक कैसा लग रहा है कमेंट में, ताकि हमको पता चले कि कैसा लग रहा है, तब ना इसी तरीके से बनाते रहेंगे। यदि मान लीजिए आपको नहीं पसंद आ रहा है तो बता दीजिएगा, तो तरीका बदलेगा। पसंद आ रहा है तब भी बताइए, तब हमको कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये तरीका सही, इसी पे
अप्लाई करेंगे। आगे बढ़े, आगे आते हैं व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार। आगे आते हैं व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार। किसके अनुसार? फ्रांसिस गाल्टन, गलगला आ गए, गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन महोदय के अनुसार व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार। एक प्रकार उन्होंने बोला कि शारीरिक, दूसरा उन्होंने बोला जाहिर सी बात है कौन सा होगा, मानसिक, तीसरा उन्होंने बताया संवेगात्मक, और चौथे पर ही तो सारा बवाल हो गया, व्यक्तित्व। देखिए फ्रांसिस गाल्टन ने बोला कि एक होती है शारीरिक विभिन्नताएं, व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार में उन्होंने बोला एक होता है शारीरिक विभिन्नताएं, मतलब कि व्यक्ति रंग, रूप, वजन, किसी भी तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। वो कौन सी विभिन्नता होती है? शारीरिक। उन्होंने कहा एक होती है मानसिक, मतलब कि जैसे याद करने की क्षमता हो गई, आईक्यू लेवल हो गया, चिंतन करने की क्षमता हो गई, आपने पढ़ा होगा अमूर्त चिंतन करने की क्षमता हो गई। तो इन सारी चीजों में सोच, विचार, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, जितने भी आप मानसिक शक्तियां पढ़े उसमें भी ग्रहण करने की क्षमता, उन सारी चीजों में क्या देखने को मिलता है? विभिन्नताएं। हर व्यक्ति की याद करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती, आईक्यू लेवल एक जैसी नहीं होती, चिंतन एक जैसा नहीं कर सकते, अमूर्त चिंतन भी हर व्यक्ति एक जैसा नहीं कर पाता है। तो कौन सी विभिन्नता होगी? मानसिक विभिन्नताएं होंगी। संवेगात्मक, संवेग मतलब इमोशन, इसके पहले एक बार हल्का सा आपको मैंने पढ़ाया। संवेग मतलब इमोशन, भावनाएं, जो दिमाग के अंदर क्या उठती है, उथल पुथल उठती है, वही होते हैं संवेग। और ऐसा उथल पुथल जो आपका दिमाग घुमा देती है। संवेग के बारे में पढ़े कि नहीं? संवेग जो बुद्धि का लोप करा देता है, भुला देता है पूरा का पूरा बुद्धि ही क्या है, तो होता है क्या? संवेग। तो देखिए संवेगात्मक में क्या होता है? संवेगात्मक में कि हर व्यक्ति के संवेग क्या होते हैं? अलग अलग। जाहिर बात है, एक व्यक्ति जिसको आप चिढ़ाइए चिढ़ेगा नहीं, दूसरा थोड़ा चिढ़ाइए रोने लगता है तुरंत। एक व्यक्ति है जिसको थोड़ा परेशान भी करेंगे तो हंसी मजाक में टाल देता है। एक व्यक्ति आप जरा परेशान करेंगे, निकाला 4 हाथ आपको धर देगा तुरंत, उसको क्रोध तुरंत आ जाता है। एक व्यक्ति जिसको चुटकुला सुनाई इतना डीटे हंसेगा नहीं। एक है जिसको फर्जी भी चुटकुला सुनाई तो अपने मन का लगता है हंसने। तो हर व्यक्ति के संवेग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो कौन सी विभिन्नता होती है? संवेगात्मक। अब बवाल तो हुआ इस पे, किस पे? व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। और यहीं से व्यक्तित्व को पहली बार उन्होंने एक आधुनिक अध्ययन के रूप में रखा। उन्होंने एक व्यक्तित्व मान लीजिए हमेशा था ये सब, पर उन्होंने इस अवधारणा को इस रूप में रखा कि नहीं, इस चीज का भी रिसर्च किया जाना चाहिए, इसका भी मापन हो सकता है। जिस तरह बुद्धि की बात की जाती है वैसे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी की भी उन्होंने रखा, एक आधुनिक विज्ञान के रूप में उन्होंने रखा कि इसका भी मापन किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी अध्ययन होना चाहिए। तो फिर वहां से एक चैप्टर ही बन जाता पूरा व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का, जो आप इसके बाद पढ़ेंगे। पर्सनालिटी क्या होती है, कितने प्रकार की, जिसमें आप सीलगुड़ों के आधार पर, क्रेस्मर के आधार पर पढ़ेंगे, शारीरिक आकार ग्रंथियों के आधार पे, जिसमें आप पर्सनालिटी टेस्ट पढ़ते हैं, आईबीटी, टीएटी, सीएटी, तो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व कि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या होती है? अलग अलग। पर्सनालिटी क्या होती है? अलग अलग। और यहीं से तो उन्होंने अवधारणा ला दी आधुनिक रूप में पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की। तो ये उन्होंने व्यक्ति विभिन्नता फ्रांसिस गाल्टन के साथ कितने प्रकार के? 4। रंग रूप के आधार पे जो होता है वो उसको हम शारीरिक बोलते हैं। सभी बच्चों की याद करने की क्षमता, आईक्यू लेवल, चिंतन, अमूर्त चिंतन, संग्रहण, ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है, मानसिक होती है। हर व्यक्ति के संवेग अलग अलग होते हैं, उसे संवेगात्मक विभिन्नता बोलते हैं। हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, उसे व्यक्तित्व में क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं बोलते हैं। जिसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूं तो देखिए, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूं तो व्यक्ति विभिन्नताओं के अपने बारे में पढ़ा, क्या होता है, कथन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ओवरऑल पढ़िए। कोई बहुत हैवी टॉपिक नहीं है, पर मुद्दा ये कि बहुत आसान टॉपिक, सिंपल आपको भी देखने में लगा होगा कि सीधी बात, इसमें कोई बहुत
कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं कि बहुत समझना है। मुद्दे की बात इसमें समझने के लिए ये है कि आप सभी को मालूम व्यक्ति भिन्नता क्या होती है, पर उस चीज का हम कहाँ पे गलती करते हैं बच्चों को समझने में, कहाँ उसका यूज करना है, किस तरीके से व्यक्ति भिन्नता को शिक्षा में जब हम पढ़ा रहे थे इस व्यक्ति भिन्नता को क्यों ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में देखिए अब कैसे। व्यक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में प्रयोग कैसे होता है। देखिए, व्यक्ति भिन्नता मतलब हर बच्चा एक दूसरे से क्या है, अलग अलग। दिमाग में बन गया ना, 40 बच्चे 40 अलग अलग हैं। शारीरिक रूप से अलग हो सकते हैं, मानसिक रूप से अलग होते हैं, संवेगात्मक रूप से अलग सकते हैं, सबकी पर्सनालिटी अलग हो सकती है। हो सकता है कोई शारीरिक रूप से अलग हो, कोई दिव्यांग बालक भी पढ़ रहा है आपके कक्षा में, मानसिक रूप से अलग हो सकते हैं, एक तेज है पढ़ने में, कमजोर है पढ़ने में, हाइट वगैरह, हर एक तरीके से आपके क्लास में बच्चे क्या है, अलग अलग। और ऐसा ही क्लास होता भी है, कभी भी ऐसा क्लास नहीं मिलेगा कि सब बच्चे एक जैसे हो, अलग अलग होते हैं। तो बोला जाता है, तो बताइए बच्चों के लिए शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। अलग अलग बच्चों के लिए शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। चलिए, अलग अलग बच्चों के लिए मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, अलग अलग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, अलग अलग बच्चों के लिए विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, अलग अलग बच्चों के लिए, यहाँ अलग अलग है, यह आप लोग किए होंगे कलाकारी, हम भी कर रहे हैं आज। अलग अलग बच्चों के लिए परीक्षा कैसी होनी चाहिए। तो देखिए अब जवाब, अलग अलग बच्चे हैं तो सबके सीखने का तरीका भी अलग अलग है, तो शिक्षण विधि भी सभी बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, हमेशा अलग अलग। शिक्षण विधि भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग। हर बच्चे के सीखने समझने का तरीका अलग होता है, इसलिए उनका मूल्यांकन का भी तरीका क्या होना चाहिए आपका, अलग अलग। पाठ्यक्रम भी अलग अलग, एक दृष्टिबाधित बालक का पाठ्यक्रम अलग रहेगा, बाकी बच्चों का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो क्या होना चाहिए सबका, अलग अलग। विषय वस्तु भी क्या होना चाहिए, अलग अलग। परीक्षाएं भी दृष्टिबाधित का अलग होगा, दिव्यांग बालक श्रवण बाधित का अलग होगा, मुख बधिर का बच्चे का परीक्षा के क्या होगा, अलग तरीके से होगा। तो परीक्षाएं भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग। अब ये मत सोच लेना कि सर दिव्यांग बालक दृष्टि बाधित है तो उसको अलग कक्षा में पढ़ा देते हैं, इस कक्षा में बस यहीं फेल कर जाओगे। सीधे बता रहे हैं, समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे आप लोग, वहां बोला जाता है चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे शारीरिक रूप से असक्षम हो, मंद बुद्धि बालक, चाहे जैसा बालक हो, लिंग, जाति, सामाजिक दृष्टिकोण, चाहे किसी भी भेदभाव को देखे बिना सभी बच्चों को एक ही कक्षा के अंदर पढ़ाना ही कहलाता है समावेशी शिक्षा। चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे छोटा बड़ा मोटा नाता काला पीला, चाहे जैसा बालक हो, सभी बच्चों को एक ही कक्षा के अंदर पढ़ाना है। अरे जरा भी आपके दिमाग में ये पॉइंट उठा कि नहीं दिव्यांग बालक इसको अलग से पढ़ाएंगे, अलग कक्षा में और अच्छा पढ़ाएंगे, बस वही आप गलत है। उसको भी उसी कक्षा के अंदर पढ़ाना है। आप लोगों के ये 10 बच्चे कमजोर पढ़ने के, इन लोग का क्लास अलग कर देते हैं, तेज वालों का अलग कर देते हैं, ये भी गलत है। सभी को आपको एक ही कक्षा के अंदर पढ़ाना है, एक ही साथ पढ़ाना है। क्योंकि देखिए हुआ क्या, शुरू में ये चीज भी लाया गया कि जैसे 50 बच्चे हैं, देखोगे जब 50 बच्चे पढ़ते थे तो उसमें मान लीजिए 20 बच्चे पढ़ने में बहुत तेज थे, 30 पढ़ने में कमजोर थे। तो टीचर्स को लगा कि 30 को अलग पढ़ाएंगे, कमजोर बच्चे को एक अलग कमरे में भेज दिया जाएगा, और 20 बच्चे जो पढ़ने में तेज है उनको अलग कमरे में भेज दिया जाएगा। अब हुआ क्या देखने में, इसमें उनको टीचर्स के भी सोचना बिल्कुल सही था कि 20 को तेज है तो उनको अलग लेवल से पढ़ाएंगे, 30 पढ़ने में कमजोर है तो इनको लो लेवल से आराम से पढ़ाया जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद देखने को ये मिला कि जब तेज वाले निकलते थे तो कमजोर वाले को जब देखते थे लंच टाइम या कहीं भी, तो बच्चों की आदत होती है ये गधा वाला क्लास है, ये गधों वाला क्लास है, इसमें सब गधा पढ़ते हैं। तो वहां ये देखने को मिला जो 30 बच्चे थे उनके अंदर हीनता की भावना आने लगी, वो खुद को कमजोर समझने लगे, वो पढ़ने के बजाय गलत रास्ते पे जाना क्या कर दिए, शुरू करिए, लड़ाई झगड़ा मार पीट शब्दों का प्रयोग, कि वो सोच दिए कि नहीं हम गधा हैं, हमको कुछ नहीं आता, हम लोग बिल्कुल आवारा लड़के हैं। तो ये चीज जब देखने को मिला तब
लोगों ने कहा कि चाहे बच्चे दिव्यांग होंगे, चाहे कमजोर, तेज, चाहे जैसे हों, सभी बच्चे को आपको एक ही कक्षा के अंदर पढ़ाना है। क्योंकि जैसे ही एक दिव्यांग बालक को भी आपने अलग कक्षा दिया, तैसे बच्चे उनको सिखाना क्या करेंगे, शुरू, और उस बच्चे के अंदर हीनता की भावना आ जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि हर एक बच्चे को चाहे जैसा होगा, सभी को एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाना ही कहलाता है समावेशी शिक्षा। और इसलिए पढ़ाना एक ही कक्षा के अंदर है, ध्यान रखना, लेकिन शिक्षण विधि अलग अलग, मूल्यांकन अलग अलग, पाठ्यक्रम अलग अलग, विषय वस्तु अलग अलग, और परीक्षाएं भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। कभी भी समान मत लगा देना। तो ये चीजें क्या होती है, इसका देखिए यही होता है व्यक्ति भिन्नता का प्रयोग। कि जब आप बच्चे के लिए गए, एक बच्चे को आपने समझाया, जल्दी समझ में आया, दूसरे को नहीं समझ में आया, तो आपके दिमाग में रहेगा, अरे व्यक्ति भिन्नता पढ़े थे बीटीसी में, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं बच्चे, ये तेज वाला, ये कमजोर वाला है। इसके लिए हमको अलग शिक्षण विधि, इसके लिए हमको और ज्यादा मूर्त उदाहरण देना होगा, करके इसके सामने दिखाना होगा, प्रयोग करके दिखाना होगा, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना होगा, तब ये बच्चा सीखेगा। तो ये सारी चीजें होती है व्यक्ति भिन्नता। आप इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आप समझ सके, जब आप पढ़ाने जाए टीचर के रूप में, तो आपके दिमाग में ये बात गूंजती रहे कि हर बच्चा एक दूसरे से क्या है, अलग अलग। मूल्यांकन जब आप पूछने, पढ़ाने के बाद आप पूछें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बच्चे पढ़ने में तेज है, इनसे थोड़े ये जवाब बड़े जल्दी दे देंगे, अच्छे से दे देंगे, इनसे थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर ये बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, इसके सीखने का तरीका अलग है, थोड़ा स्लो सीखता है, तो इससे हम टफ क्वेश्चन अब पूछ के थोड़े आसान क्वेश्चन पूछेंगे, सृजनशीलता वाले क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है कि हर बच्चे के लिए मूल्यांकन क्या रखते हैं आप, अलग अलग। पाठ्यक्रम, एक दिव्यांग बालक, एक नॉर्मल बच्चा, तो पाठ्यक्रम सिलेबस क्या करेंगे आप, अलग अलग। विषय वस्तु क्या होगी, अलग अलग। परीक्षाओं के तरीके भी क्या होंगे, सब कुछ अलग अलग। ये होता है व्यक्ति भिन्नता का प्रयोग, और यही चीज आपको समझना एक टीचर के तौर पे बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कल वही हाल होगा जो आपके साथ हुआ, शर्मा जी का लड़का 90 लाया, तुम काहे नहीं लाया है। और शर्मा जी के लड़कों के चक्कर में तो यहाँ हमको लगता है कि न जाने कितने लड़के पिटाए होंगे। अच्छा, इसमें से क्या कमेंट करके बता दीजिएगा, अच्छा आप लोग डाउट नहीं पूछते, हम ही पूछ ले रहे हैं। कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये रिश्तेदार और शर्मा जी के लड़कों के चक्कर में आप सब में से कितने हैं जो डांट सुने और पिटाई हुई है कि फलाने इतना लाए तो फलाने इतना लाए। अच्छा, कमेंट करके बता दीजिएगा, तो बिल्कुल आंदोलन रख दीजिएगा व्यक्ति भिन्नता का। कुछ पॉइंट मैं लिखता हूं, जैसे कि आप समझिएगा, जो फंसाने वाले पॉइंट होते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं ट्रू फॉल्स, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। बच्चों के बीच तुलना करना सही है या गलत, सोचिए आप। और सोचना है, बस देखना, देखना नहीं है, सोचना है। विचार कीजिए यहाँ पे, क्या सही है क्या गलत है, एक सेकंड के लिए। बच्चों के बीच अंतरों को अनदेखा करना सही है या गलत है। सार्वभौमिक शिक्षण विधि सही है या गलत है। विभेदित शिक्षण विधि सही है या गलत है। सोचिए, अब विचार करिए जरा इसके ऊपर। तो और लिख देता हूं आपके लिए, समान पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु सही है या गलत है। इसके ऊपर भी विचार कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये रंग आपको समझ में आ ही रहे होंगे। दिख रहे हैं ना, बोलेगा नहीं कि नहीं दिख रहे हैं।
अब तो देख ही जा रहे होंगे। तो देखिए, सभी लोग सोच लिए, विचार कर लिए, तो आंसर की रिलीज कर देते हैं। चलिए आंसर की रिलीज करते हैं हम अपने ब्रांच से। बच्चों के बीच तुलना करना। क्लास में गए, दो बच्चे हैं, वो पीछे वाले हैं गधे होते हैं, ये आगे वाले हैं पढ़ने में तेज होते हैं, तुम गधा हो, ये पढ़ने में बहुत तेज है, पसंदीदा लड़का है। तो बच्चों के बीच तुलना करना आपके हिसाब से क्या होता है, सही है या गलत है? खुद को देखिए, जब उस जगह होते थे आपको क्या लगता था, ये चीज सही हो रहा है या गलत हो रहा है? जाहिर सी बात आपका दिमाग बोलेगा ये चीज क्या है, गलत है। बच्चे के अंतरों को, बच्चों के बीच के अंतरों को अनदेखा करना। बच्चे हैं, एक पढ़ने में आप रहते थे, आपका दोस्त रहता था, दो चार लड़के रहते थे और पढ़ने में बड़ा चंट रहता था, कल बोले फट से एक के बदला 2 पेज याद करके आता था। आपसे याद नहीं हो रहा, आप मेहनत करें तब भी नहीं याद हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो दोनों के बीच अंतर है, एक टीचर को समझना चाहिए, वो जल्दी याद कर लेता है, उसके याद करने की क्षमता ज्यादा है, इस बच्चे की याद करने की क्षमता कम है। तो ये जो अंतर है दो बच्चों के बीच, इस चीज को अनदेखा कर दे रहा है टीचर, इग्नोर कर दे रहा है। तो ये चीज सही है या गलत है? तो जाहिर सी बात है, क्या है ये, गलत है। इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही तो व्यक्ति भिन्नता है कि इस चीज को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि वो बच्चा पढ़ने में तेज है, ये बच्चा थोड़ा कमजोर है, धीमे सीखता है। तो ये जो अंतर है दो बच्चों के बीच, इसको अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सार्वभौमिक शिक्षण विधि। सार्वभौमिक मतलब सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा। अभी आपने पढ़ा था शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, अलग अलग। सार्वभौमिक शिक्षण विधि मतलब सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए, ये क्या है, गलत है। विभेदित शिक्षण विधि। विभेदित मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के शिक्षण विधि चलानी चाहिए, ये क्या है, सही है। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, चलानी चाहिए। विभेदित मतलब अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधि। सार्वभौमिक मतलब सभी को एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए, क्या है, गलत है। विभेदित मतलब सभी को अलग अलग प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, पढ़े ना। शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, अलग अलग। समान पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु। यहां देखिए, पाठ्यक्रम और विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, अलग अलग। और समान पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु करनी चाहिए, नहीं, ये भी क्या है, गलत है। ये हो गया आपका आंसर की क्या, रिलीज। लिख लीजिएगा एक बार इसको, क्योंकि देखिए सार्वभौमिक हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है, पर ऑप्शन क्या बना दिया, नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, पर ऑप्शन क्या बना दिया, पॉजिटिव। इसको लिख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा इन चीजों को। क्वेश्चन पढ़ते समय यही चीज होते हैं जो आपको आते हुए भी चीजों को फंसा देते हैं। एक बार इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। तो इसके साथ में आपका व्यक्ति भिन्नता खत्म होता है। अगला टॉपिक आएगा पर्सनालिटी या व्यक्तित्व है आपका अगला टॉपिक। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म होता है, व्यक्तित्व विभिन्नताएं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि आपको ट्रिक कैसे लगे, आपको तरीका कैसे लगा, आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं। हर एक चीज को आप अच्छे तरीके से कमेंट कर दीजिएगा। और एक बार लिख दीजिएगा, वर्मा जी और शर्मा जी के बच्चों के चक्कर में आप लोगों ने कितनी बार मारपीट खाई है, कितनी बार पिटाई खाया है, कि आपके चक्कर में दूसरे पिट जाते थे, नंबर ज्यादा ला के बता देते थे। तो इस बात को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि देखिए आपके कमेंट में जब भी पढ़ता हूँ बिल्कुल खुशी मिलती है। बहुत से बच्चे जो कमेंट भी करते हैं, चांदनी जी हो गए, शैलजा जी हो गए, लाली मानवी करके हैं, वो भी, नेहा जी हो गए, वो भी कमेंट करते हैं, सभी लोग कमेंट करते हैं। वो सारी चीज़ें पढ़ के बहुत अच्छे लगते हैं। उससे एक मोटिवेशन मिल जाती है, आपको प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये चीज़ें पसंद आ रही है या नहीं आ रही, या तरीके को थोड़ा बदला जाए। आपके जब कमेंट आते हैं तो उससे दो ही चीज़ होगा, या तो ये मालूम चलेगा कि नहीं लोगों को पसंद आ रही है तो इसको और अच्छा किया जाए, और जब मालूम चलता है कि नहीं यहाँ थोड़ी कमी है तो इस चीज़ को बदल के इस तरीके से किया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप कमेंट बिल्कुल क्या करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करना आप लोग बिल्कुल भूल जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते। और सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं, देख के चले जाते हैं। तो शेयर भी कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को भी टिप दिया करें। और आपको सारे प्लेलिस्ट किनारे आई बटन में मिल जाते हैं, आप आई बटन जाके प्लेलिस्ट, जो नए बच्चे प्लेलिस्ट से देखा करें, बिल्कुल पहली कक्षा से लेते हुए देखते आइए एक लाइन से, तो आपको और चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और साथ में बात की जाए तो शुरू को वो बच्चे
जिन्होंने इस बार सीटेट को क्वालिफाई किया है उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं हमेशा बोलूँगा कि जो बच्चे बचे हुए हैं वो डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, निराश उदास हताश कुछ नहीं होना है। और रोना तो नहीं है, तो रोने रोने से नंबर नहीं बढ़ने वाला है। तो एक लाइन की बात है कि मैं भी खड़ा हूँ आपके साथ, आप भी खड़े रहिए और इस बार बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, बिल्कुल वादा रहा है। एकदम नंबर पूरे के पूरे यहाँ से आपको फंसा के देंगे, एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसलिए बस भरोसा कीजिए और साथ में जुड़े रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड लक, जय हिंद।